में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त जाने माने साहित्यकार, लेखक व सामाजिक चिंतक कमलेश भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज के ऊपर। सबसे पहले इनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि भारती जी, आपकी कौन कौन सी पुस्तकें अभी तक आई हैं और नया साहित्य क्या आने जा रहा है? मेरी अब तक 13 पुस्तकें आ चुकी हैं। मूलतः मैं कहानीकार, कहानी या लघु कथा। मेरे 7 कथा संग्रह हैं और 6 लघु कथा संग्रह हैं। इसके अलावा एक पुस्तक मेरी पंजाबी में अनुवाद हुई है, इतनी सी बात, जिसको पंजाबी में एनी कु गल के रूप में अनुवाद किया गया। और एक मेरी सबसे महत्वपूर्ण अलग पुस्तक है, वह है जैसे आप इंटरव्यू लेते हैं वैसे मैं भी दैनिक टूर में रहते समय इंटरव्यू लिया करता था। वो जो साहित्यकारों को इंटरव्यू लिए, उसकी किताब बनाई यादों की धरोहर। तो उसमें 28 साहित्यकार हैं देश के बड़े बड़े। वो किताब मेरी इतनी जल्दी जल्दी बिकी, मैं हैरान हो गया। पहला संस्करण 4 महीने में ख़त्म हो गया, दूसरा संस्करण 2 महीने में ख़त्म हो गया। अब भी उसकी डिमांड रहती है। तो इतनी मेरी पुस्तकें हैं। अब नई पुस्तक आ रही है, नई प्रेम कहानी, नया कथा संग्रह। लघु कथा से अगर जिक्र किया जाए या लेखन का जिक्र किया जाए तो उससे आपका नाता शुरू कैसे हुआ? आपको भी हैरानी होगी, सुनकर भी अच्छा लगेगा कि आपके पापा राजधनी सागर नवां शहर में मेरे शिक्षक हुआ करते थे। बाद में थोड़ी सी जब होश संभाली वो तो चले गए। अखबारों में उनका नाम पढ़ना शुरू किया, राजधनी सागर कहानियाँ लिखते थे। मैंने भी लिखनी शुरू की, छपनी शुरू हुई, फिर उनके खाता आने शुरू हुए। तो लिखने के लिए मैंने प्रेरणा मुंशी प्रेमचंद जी से ली और उनको मैंने बहुत पढ़ा। मोहन राकेश को पढ़ा, निर्मल वर्मा को पढ़ा, और सबसे हैरानी वाला जो मैंने पढ़ा वो ओशो को पढ़ा। तो मैं बार बार कहता हूँ कि इनको मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि इनकी भाषा और विषय का निर्वाह करना बहुत ही बढ़िया था। मोहन राकेश की कहानियाँ जब मैं पढ़ना शुरू कर दूँ आज भी, तो ये समझ लो मैं नई कहानी लिखने वाला हूँ, इतनी प्रेरणा मुझे मिलती है। भारती जी, अगर जिक्र किया जाए ओशो का, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी भी रहती है। आपको बताऊं ओशो से मैं जुड़ा कैसे। जो मेरे मामा जी आपके पापा के दोस्त थे, क्लास फेलो थे, नरेंद्र बहला, भी वो मनी माजरा रहते हैं, दोनों ने बीटी इकट्ठे की थी। उनकी अलमारी में जब मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था, बड़ा रोचक मामला था। वो कांच की अलमारी थी, उसमें सब कुछ रखा हुआ दिखता था। उसमें किताबें थी, ओशो की भी, मोहन राकेश की भी, निर्मल वर्मा, क्योंकि वो एमए हिंदी कर रहे थे उस समय। तो मैंने जब मैं पास खड़ा रहता, वो ताला लगा के रखते थे, वे बच्चे फाड़ देंगे। मेरे और मासी के बच्चे आते थे। तो उन्होंने फिर माँ को कहा कि कमलेश जो है ना तुम्हारे वाला बेटा, ये मेरी अलमारी के पास खड़ा रहता है, क्यों ना मैं इसकी अलमारी खोल ही दूँ इसके लिए। तो उन्होंने मुझे बुलाया, अरे बेटा मैं अलमारी खोल रहा हूँ, किताब में पढ़ना, फाड़ ना देना। तो मैंने वो ओशो की किताबें वहाँ से पढ़नी शुरू की। जहाँ तक कंट्रोवर्सी की बात है, उससे मेरा कोई है नहीं, मतलब मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि मैंने उनको भाषा के लिए पढ़ा कि इतनी रवान की भाषा, क्योंकि वो प्रवचन है असल में, तो लिखा तो उन्होंने ही नहीं। उनके प्रवचनों को उनके शिष्यों ने पुस्तकों का रूप दिया है। आप हैरान हो गए, उनका जो छोटा भाई है आज भी, ओशो, शैलेंद्र सरस्वती, वो मेरे मित्र हैं। उनको मैं अपनी किताबें भेंट करता हूँ, मिलता भी हूँ, उनके इंटरव्यू भी दिए। तो ओशो के इतना तो निकट हूँ, लेकिन कभी ना माला पहनी, ना पहनूंगा, ना फिरन पहनूंगा। वो कहते रहते मैं ये काम नहीं करूँगा। ऐसे तो हम पत्रकारों को सारे धर्म वाले अपना बना लेंगे, आर्य समाज गए आप हमारे हो, पंजाब वाले गए आप हमारे। तो हम पढ़ते हैं लेकिन भक्त नहीं बनते, ना भक्त हम बन सकते। जो चिंतक है वह भक्त नहीं बन सकता, वह आंखें खोलकर देखता है कि ये क्या कह रहा है। कंट्रोवर्सी उनकी होती है जिसके ऊपर सबसे बड़ी आपको पता, समाधि तक है ना, समाधि वाली बात है। वो कहते हैं कि इसी से समाधि लग जाती, वो कारण नहीं है उनका। मैं रोज ही प्रवचन देते भी हैं, एक छापते भी हैं, नवचोर में उनका छापते हैं। तो उनके विचार जो है ना, उनको ग्रहण कीजिए। अब वही ना कि भारती जी, अगर जिक्र किया जाए, क्योंकि आप पत्रकार भी रहे हैं, इसके अलावा लघु
कथाकार भी हैं, साहित्य से भी लगाव है। इन सब चीज़ों के साथ साथ व्यक्ति जो है चिंतक तो हो ही जाता है। जो ये किसानों वाला आंदोलन चल रहा है, किसान सड़कों पर हैं, सड़कें जाम है, लोग दुखी हैं, इसको लेकर आपकी दृष्टि में हल क्या है? देखिए, हल तो आप भी रोज आपके, मैं उसमें पोस्ट भी करता हूँ कि जो मैं चीज़ें पढ़ता हूँ आप भी पढ़ते हो, बार बार लिखता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ, ठीक है ना, और दिल्ली के पास बैठे थे। आपने 11 बार वार्ता का दौर चलाया, गुरुद्वारे भी गए, माथा भी टेका, सब कुछ किया, लेकिन वो दौर आपने बंद कर दिया। जब तक हम दोनों बैठे हैं, हमारा वार्ता का दौर खुला है, बातचीत का द्वार खुला है, तभी को हल आएगा। अब आपने वार्ताएं बंद कर दी। दुनिया के कितने बड़े जो मसले हैं वो किस पर ख़त्म होते हैं? मेज पर बैठकर, आपस में आमने सामने बैठकर। और क्या हो रहा है कि सरकार ये कह रही है कि हम कानून रद्द नहीं करेंगे, यही है ना डेडलॉक। किसानों का ये कहना है, जो भी नेता हैं सबसे मिलता हूँ, टिकैत का भी मैंने इंटरव्यू किया, योगेंद्र यादव मेरे पुराने दोस्त हैं उनका भी इंटरव्यू किया, सोनिया मान आई उनका इंटरव्यू किया, उन सब का ये कहने को रद्द करो। अब डेडलॉक हो गया, आप कहते मैं ना मानूं, वो कहता मैं ना मानूं, यही हो रहा है ना। वो कृषि मंत्री जो है हमारे तोमर, वो भी यही कहते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं बातचीत हो सकती है, स्थगित कर सकते हैं लेकिन रद्द नहीं कर सकते। यहाँ आकर बात फंसी हुई है, लेकिन आखिरकार इनको बैठकर बातचीत के द्वार खोलकर इसको हल करना ही चाहिए, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। खुद प्रधानमंत्री जब वो संसद की उसमें बैठकर कैंटीन में वो लिखते हैं नोटबुक पे, उनका नोट देते कि अन्नदाता, तो आज अन्नदाता को आप इतना उपेक्षित क्यों कर रहे हो? उस अन्नदाता की सुन तो लो। ये भारती जी, सड़कें जाम करना, लोगों का आवागमन बंद करना, उसके बाद फिर पुलिस से कहीं ना कहीं हाथापाई, पुलिस के द्वारा बल प्रयोग, ये सारे घटनाक्रम जो है आपकी दृष्टि में क्या है? देखो, क्या होता है कि जब कोई भी आंदोलन शुरू होता है वो शांति भी शुरू होता है, लेकिन उसमें हर तरह के तत्व आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। अब सब जगह आप जानते हो, लघु सचिवालय में जगह बना दी गई है प्रदर्शन की कि वहाँ आके आप प्रदर्शन करो, इसके आगे नहीं जा सकते और इसके बाहर नहीं जा सकते। तो इनको जैसे करनाल में कर रहे हैं, जो लेटेस्ट है, गुस्सा तो ये है कि भी एसडीएम को आपने कोई सजा क्यों नहीं दी, तो आप उसी जगह कीजिए, उसके बाहर नहीं जाइए, है ना। जो भी मिलते हैं, जैसे यादव भी मिलते हैं, बात भी होती है, मेरे पास सबके फ़ोन नंबर भी है, कि उसके बाहर जाओगे, यहाँ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाओगे, फिर पुलिस भी उतनी आपको उकसाएगी। बार बार विपक्ष यही कह रहा है कि आप किसानों को उकसाते हो, उकसाने पर ही लाठीचार्ज होता है। तो उकसाने पर क्यों लगे हो? मैं बार बार लिखता हूँ कि केस दर्ज करना कोई हल नहीं है, रोड जाम करना भी कोई हल नहीं है, दोनों चीज़ें हल नहीं है। बात वहीं आती जो हमने पहले कहा कि जब तक सरकार हो या अधिकारी हो मिलकर नहीं बैठेंगे, हल नहीं निकालेंगे, ये मसला बढ़ता ही जाएगा। भारती जी, एक और बर्निंग इशू है, हरियाणा का युवा, जैसे पहले पंजाब कहलाता था, नशे की चपेट में जा रहा है, आज हरियाणा कहलाता है, तो इसका क्या आप सोचते हो, कैसे समाज में परिवर्तन आएगा, नशे से युवा वर्ग कैसे दूर हो सकता है? नशे से दूर करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन जब कभी हम एक पत्रकार के रूप में वहाँ पहुँचते हैं, कुछ रेड क्रॉस ने कुछ बंद भी कर दी, जैसे हमारे हिसार में चलती थी वो बंद ही कर दी, जिसमें नशा मुक्ति के लिए लोग आते थे और सेंटर चलता। अब प्राइवेट चलते हैं, उनके पैसे भी बहुत हैं, इसलिए कुछ एनजीओ अगर अच्छे ढंग से आएँ और कम से कम खर्च हो, और वहाँ यही होता है कि जो मैंने नोट किया था कि इसके बावजूद भी जाकर चुपके भी चीज़ें पहुँच जाती हैं, उन पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। और हमें युवाओं को विश्वविद्यालयों में जाकर, कॉलेज में जाकर समझाना होगा कि नशा हमें कुछ नहीं देता, नशा हमारी ज़िंदगी बर्बाद करता है। और मैंने तो कहना नहीं चाहता, बहुत निकट से नशे को देखा है। हमारे गांव की हवेली थी, वहाँ मैं जाया करता था, और चूंकि हमारे पिताजी नंबरदार थे गांव के, तो लोग आते थे
वहाँ भैंसें हमारी 3 बंधी रहती थी, दूध की कमी नहीं थी। वो आते थे, मेरे सामने देखता था मैं, वो अपना चूरा पोस्ट बोल रहे हैं। जरा आपने छींक मार दी, मुझे मान लो छींक आ गई, मेरे पिता को कहते ज्ञान इसको भी देने थोड़ी सी। ये नशा तो इतना निकट मैंने देखा है। भारतीय जी, प्रशासन और सरकार के भी तो इसमें दायित्व बनते हैं, उनके बारे में आपकी सोच क्या है? प्रशासन को सोचना चाहिए कि जैसे शराब की तस्करी होती है, वो भी अवैध शराब की राजस्थान से आती है, पंजाब से आती है, इसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। शराब की तस्करी तो बहुत छोटी बात है, ड्रग्स इस वक्त जिस तरह हरियाणा चपेट में तस्करी हो रही है राजस्थान से, हर तरह की तस्करी, ऊँटों पे तस्करी होती है, हर चीज पे तस्करी होती है। आजकल तो नए नए तरीके बना लिए उन्होंने, तो इन सबको रोकना। जैसे जहाँ कहीं भी आपका बॉर्डर लगता है, हमारे पास तो बालसमंद लगता है 26 किलोमीटर पे, वहाँ से राजस्थान शुरू होता है, तो वहाँ उनको पूरा पहरा देना चाहिए। ऐसे हर जिले में बॉर्डर कहीं ना कहीं लगता है। उन बॉर्डर पर अगर आप जो तैनात लोग हैं वो ध्यान नहीं देते तो तस्करी तो बढ़ेगी। अगर पुलिस वाले ही मिल जाएं, कहना नहीं चाहता तो क्या होगा। साहित्य अकादमी से आपका गहरा नाता है। साहित्य अकादमी की अगर बात की जाए तो इसकी वर्किंग से कितने सेटिस्फाइड है? मेरा सौभाग्य रहा, 3 साल तो मैंने यहाँ हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया, और साहित्य अकादमी से सभी लोग हरियाणा के जुड़े हैं। इससे सबकी उम्मीदें लगी रहती हैं, और सबसे पुरानी पत्रिका इनकी हरिगंधा निकल रही है, और बहुत अच्छे ढंग से निकल रही है। नए नए लोगों को भी इसमें अवसर मिलता है, और पुरस्कारों वाली अकादमी भी यही है, सारे नए पुराने लेखक इसी की ओर देखते हैं। इसके बावजूद ये बहुत अच्छे ढंग से काम करती है। हमने तो जो हमारी ग्रंथ अकादमी थी उसमें पुरस्कार नहीं शुरू किए थे, पत्रिकाएं चलाई थी, यहाँ हरियाणवी संस्कृति की किताबें छापी थी। लेकिन यह काम हरियाणा की जो ये पत्रिका है हरिगंधा, ये अच्छे से कर रही है। भारतीय जी, पंजाबी साहित्य अकादमी भी हरियाणा में है, लेकिन पंजाबी टीचर पढ़ाने के लिए स्कूलों में नहीं है। मजेदार बात है, आपको याद होगा एक समय जहाँ तमिल को दूसरी भाषा बना दिया था। तमिल को कौन पढ़ता था? अब पंजाबी को दूसरी भाषा तो बना रखा है। पंजाबी के पढ़ाने का प्रबंध बहुत कम है, और जो पढ़ गए कहीं भूल से पढ़ गए, उनके लिए रोजगार कहाँ से होगा? जब बच्चे ही नहीं पढ़ने वाले, हम लोग पंजाब से थे, संस्कृत पढ़ता था मैं, हिंदी पढ़ता था, हिंदी के सिर्फ 10 लोग थे इलेक्टिव हिंदी पढ़ते थे, वो हिंदी कहाँ चले गई? मेरे कॉलेज में आज हिंदी होगी कि नहीं होगी ये भी नहीं पता। तो यही हाल पंजाबी का हरियाणा में है कि अगर आप पहले तो पढ़ाओगे ना, वो पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो क्लास लगेगी तो किसी को रोजगार मिलेगा। तो ये ध्यान देना सरकार का काम है। आज तो बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं वो पंजाबी मुख्यमंत्री है, तो उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारी यहाँ पंजाबी कैसे प्रफुल्लित हो सकती है। धन्यवाद। तो ये हैं कमलेश भारतीय जी, खुलकर कई मुद्दों पर इनसे चर्चा हुई, इनके विचार आपने जाने, और विशेषकर अगर बात की जाए नशे के बारे में जहाँ प्रशासन और सरकार को जागरूक रहना चाहिए, वहीं इनका कहना है कि जो एनजीओज हैं उनकी भागीदारी अहम बनती है। नशा किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो शराब तस्करी से संबंधित हो या दूसरे नशे जो ड्रग्स से संबंधित हैं, उसको लेकर इन्होंने खुलकर अपनी चर्चा की है। बाकी हरियाणा की जितनी अकेडमीज़ हैं उसको लेकर भी संक्षिप्त चर्चा इनसे रही। विशेषकर पंजाबी अकेडमी में के बारे में और पंजाबी टीचर्स के अभाव को लेकर इन्होंने खुले विचार व्यक्त किए हैं। इनका कहना है कि कभी जो तमिल है हरियाणा की दूसरी भाषा बना दी गई थी, लेकिन आज पंजाबी दूसरी भाषा है, पंजाबी मुख्यमंत्री हैं, तो निसंदेह इसमें गुणात्मक सुधार होने चाहिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।